नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम के न्यूज जाके वकील आपका में, जिसमें हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी। माफ कीजिएगा धर्मेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम में तो धर्मेंद्र जी आ चुके हैं, और अगर आपको भी कोई कानूनी राय चाहिए, कोई कानूनी सलाह चाहिए, तो देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के दौरान लाइव अपनी समस्या का समाधान भी हमारे वकील साहब धर्मेंद्र जी से पा सकते हैं। लेकिन आपसे विनती है कि आप जिस दौरान हमें फोन करें उस दौरान कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर लें, या फिर अपने टीवी से दूर जाकर आप हमें फोन करें, ताकि हम आपके सवाल को ठीक तरीके से सुन सकें और उसके बाद आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। शुरुआत करेंगे वकील साहब। आज कई सारे सवाल आए हैं और तलाक से जुड़े हुए कुछ मामलों को लेकर दर्शक जानना चाहते हैं, वो ये कि क्या आपसी सहमति से तलाक लेने में कोई समय सीमा भी होती है क्या? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 13 जो भी शादीशुदा दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं उनके बीच में अगर तलाक की प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी डाइवोर्स की कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उस प्रोसीडिंग के लिए उन्हें सेक्शन 13 में पिटीशन फाइल करनी पड़ती है ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष। लेकिन अगर आपसी सहमति से दोनों के बीच में डाइवोर्स होना है, यानी हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसर्न से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 13B का जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग पिटीशन फाइल की जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम 13B में पिटीशन फाइल करते हैं, यानी म्यूचुअल कंसर्न से हम आपस में अलग होने के लिए, विवाह को शून्य करने के लिए जब पिटीशन फाइल करते हैं, तो उसमें दोनों पक्षों की सहमति होती है, हस्बैंड की भी होती है और वाइफ की भी होती है। अब जो कानून है उस कानून पर भी हम एक दृष्टि डालना चाहते हैं कि जब भी कोई आपसी सहमति से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल होती है, तो उस पिटीशन को 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए कोर्ट द्वारा डेट लगाते हुए टाइम दिया जाता है, 6 मंथ का, हस्बैंड और वाइफ दोनों को। और इस टाइम में यदि दोनों चाहें तो उस पिटीशन को वापस लेने की प्रक्रिया को भी कर सकते हैं पूर्ण। तो यहाँ पर कोर्ट का जो प्रोविज़न पीरियड देने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि दोनों पक्ष यदि अभी आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में आए हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में अगर कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं कि दोनों एक हो सकते हैं, तो प्रिमा फेसाई जो सोशलिज्म है या नेचुरल जस्टिस है, उसको देखते हुए दोनों को 6 मंथ का समय दिया था। लेकिन इस पर अभी लेटेस्ट व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि जब आपसी सहमति से दोनों पक्ष यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में दाम्पत्य जीवन का यानी फैमिली लाइफ का कोई भी स्कोप नहीं रह गया। अगर फैमिली लाइफ का कोई भी स्कोप रह जाता तो फिर म्यूचुअल कंसर्न से वो डाइवोर्स के लिए ऑनरेबल कोर्ट में पिटीशन फाइल करने नहीं आते। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो भी बहुत ही क्लियर है कि ऐसी परिस्थिति में अगर बोथ पार्टीज के कंसर्न है और उन्होंने 13B हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन फाइल की है, तो जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, 6 महीने का जो मियाद है, प्रोविजन पीरियड है, उसको माफ़ किया जा सकता है, विवाह किया जा सकता है, उसको कंडोन किया जा सकता है। तो जो डिले है होता है ना, 6 मंथ तक आपस में डाइवोर्स नहीं हो पाता है और स्थितियाँ इस तरह की होती हैं कि वो एक साथ रह नहीं सकते हैं। जब दोनों के बीच की परिस्थितियां इस तरह की एक साथ रह नहीं सकते हैं, तभी वो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट का व्यू ये है कि जब भी आपसी सहमति से कोई तलाक फाइल किया गया, तलाक के लिए पिटीशन फाइल की गई है और उस पिटीशन में दोनों पक्षों की कंसर्न है, दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उनके 6 मंथ के ड्यूरेशन को कंडोन किया जा सकता है, यानी माफ़ किया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, क्या समय सीमा हो सकती है उसको लेकर आपने विस्तार से बताया, लेकिन क्या तलाक के लिए आधार क्या हो सकता है तलाक के लिए? आज के समय में जो परिस्थितियां हैं वैवाहिक जीवन की, उन वैवाहिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से दाम्पत्य जीवन चल नहीं पाता है और ब्रेक होने के साथ ही उनमें डाइवोर्स की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ तक सफ़र तय करना पड़ता है। तो अभी क्या है, अभी जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में सबसे पहली अगर हम बात करें तो क्रूअल्टी इधर बहुत बढ़ गई है। क्रूअल्टी का मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद होना, मारपीट होना और
एक दूसरे को हैरेस करना, इस तरह के जो मामले बढ़ गए हैं, ये मामले क्रूअल्टी में आते हैं। और इससे बहुत ही क्लियर लॉ है कि क्रूअल्टी अगर है तो ऑनरेबल कोर्ट इस पर एविडेंस के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है। अब क्रूअल्टी के बाद फिर अदर मैरिटल पर्सन्स हैं, उनके अदर रिलेशंस होना, तो यहाँ पर यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है कि यदि कहीं पति पत्नी का कहीं अन्य किसी के साथ में कोई संबंध है और ऐसी परिस्थिति में उसको प्रूफ कर लिया जाता है, तो ये भी एक तलाक का कारण होता है। साथ ही साथ डिजर्सन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड। डिजर्सन मतलब त्यजन। अगर 2 साल या 2 साल से अधिक समय से दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं, यानी पृथक पृथक रहते हुए अब साथ रहने की कोई उनके बीच संभावनाएं नहीं हैं, तब भी वो तलाक की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं और इस आधार पर भी डाइवोर्स हो सकता है। साथ ही साथ यदि वंश को आगे चलाने में प्रॉब्लम है हस्बैंड को या वाइफ को, तो दोनों में से कोई भी जो इससे पीड़ित है, उसके सामने जो भी दूसरा पक्ष है, वो ऑनरेबल कोर्ट में इस ग्राउंड को लेकर के भी डाइवोर्स की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। इस तरह के और भी कई ग्राउंड्स हैं जो रेलिवेंट हैं, जो एविडेंस के द्वारा प्रूफ किए सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट में। इन ग्राउंड्स के आधार पर डाइवोर्स की प्रोसीडिंग को प्रोसीड किया जाता है। बिल्कुल, आपने बड़े ही आसान शब्दों में हमारे सवालों का जवाब दिया है। हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वकील साहब, तलाक को लेकर हम विस्तार से बात कर रहे थे। आपने बताया कि देखिए समय सीमा को लेकर क्या है, क्या आधार हो सकता है तलाक का, लेकिन अब तलाक में जब तलाक की प्रक्रिया होती है कानूनी तौर पर, तो ऐसे में जो भरण पोषण राशि होती है महिलाओं की ओर से, उसके लिए भी अपील की जाती है। लेकिन अगर एक महिला कामकाजी महिला है तो अब भी क्या वो भरण पोषण के लिए अप्लाई कर सकती है, और क्या उस स्थिति में उसको मिलना चाहिए, क्या मतलब इसकी प्रक्रिया है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस इशू पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू अभी लेटेस्ट साइटेशन के साथ में आया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने केस डिसाइड करते समय उसके सारे फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए कहा कि यदि जो वाइफ हैं वो हाईली एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड होने के साथ वो कहीं जॉब भी कर रहे हैं और उनकी अपनी इनकम किसी सोर्स से है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो मेंटेनेंस है, यानी हस्बैंड से जो भरण पोषण की राशि दिलाई जानी है, वो राशि नहीं दिलाई जा सकती है, क्योंकि वाइफ हाईली एजुकेटेड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी फिक्स है, जिससे उनको एक अच्छी इनकम हो रही है, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस इनकम के अकॉर्डिंग वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका है, जिससे वो अच्छा जीवन जी रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हस्बैंड से मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो अमाउंट नहीं दिलाया जाना चाहिए। ये तो हुआ एक ऐसा एस्पेक्ट जिस पर हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि वाइफ सक्षम है तो उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर वाइफ की कहीं भी कोई इनकम नहीं है और ऐसी परिस्थिति में वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजंस हैं, 125 सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं। इसमें जब भी पिटीशन फाइल करते हैं तो 125 सीआरपीसी में वाइफ अपने मेंटेनेंस की बात कर सकती हैं। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ससुराल में हस्बैंड के साथ रहते हुए, उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए हस्बैंड से उनको भरण पोषण की कितनी राशि दिलाई जानी चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है कि कोर्ट का व्यू क्या होगा और कोर्ट डिसीजन क्या लेगा। लेकिन प्राइमा फेसाई एक फिक्स अमाउंट का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है, जिसे कोर्ट प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल। और क्या पति की संपत्ति पर भी पत्नी का अधिकार होता है? इस विषय पर जो कानून है वो कानून भी बहुत स्पष्ट है कि हस्बैंड जीवित है या जीवित नहीं है। ये 2 ऐसे बिंदु हैं जिसमें यदि हस्बैंड जीवित है तो उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, स्वधन से अर्जित की हुई संपत्ति, यानी अपने द्वारा अर्न की गई मनी से परचेज की गई प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर वाइफ का राइट नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने में आते हैं कि वाइफ ने भी मनी को अर्न किया है और मनी को अर्न करने के बाद जब कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो उसमें वो हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करते समय अपने पैसे को भी हस्बैंड को दे देते हैं और दोनों के द्वारा जो इकट्ठा किया गया धन उससे प्रॉपर्टी परचेज की जाती है। तो वहाँ पर वाइफ अपने दिए गए धन के एवज में प्रॉपर्टी पे राइट को क्लेम कर सकती हैं बाय द सिविल केस। लेकिन उन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा
कि जो उनके द्वारा कंसिडरेशन अमाउंट दिया गया है हस्बैंड द्वारा, उस कंसिडरेशन अमाउंट में उनका भी अपना शेयर था और उस शेयर को उन्होंने किस तरह से उनको ट्रांसफ़र किया था, वो ट्रांसफ़र करने का जो लिंक है वो लिंक ही एक एविडेंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो दोनों बातें हो गई। अगर हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी है और उनके द्वारा अपने पैसे से प्रॉपर्टी परचेज की गई तो जीवन काल में नहीं मिल सकती है, लेकिन जीवन काल के बाद यानी मृत्यु होने की दशा में हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर वाइफ का अपना राइट होता है, जिसे वो कोर्ट के माध्यम से क्लेम करके प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ जीवन और मृत्यु यानी जब वो प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद अपने उपयोग उपभोग में रखे हुए संपत्ति को, तब किस तरह से वाइफ को अपने राइट मिल सकते हैं और उनके ना रहने के बाद किस तरह के राइट मिल सकते हैं, इस पर भी बहुत क्लियर लॉ है। बिल्कुल। तो देखिए, आपने बड़े ही आसान शब्दों में हमारे सवालों का जवाब दिया है, लेकिन वर्तमान के समय में इस तरीके के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा मतलब अलग हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक वकील हैं, आप कई मामले ऐसे देखते होंगे, आपके पास ऐसे कई मामले आते होंगे। क्या लगता है आपको कि आखिर तलाक के मामलों में इतनी वृद्धि समय के साथ क्यों होती जा रही है? देखिए, डाइवोर्स एक ऐसा वर्ड है जो सामान्य तौर पर पहले, अगर हम पहले की बात करते हैं तो जो समाज था उस समाज में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से जो डाइवोर्स के केसेस होते थे वो कम होते थे, क्योंकि जो घर की महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, उनको घर की जिम्मेदारियां निभाने में ही अपने पूरे दिन का जो टाइम है वो टाइम का उनका उपयोग हो जाता था, और वो जो सामाजिक बातें उनके बारे में नहीं जान पाती थी, और ना ही अत्यधिक महत्वाकांक्षा रहती थी कि बाहर जाके कहीं जॉब करें या उनकी कैसी इनकम, उनकी भी इनकम हो जिससे वो फैमिली को चला सके। तो वो जो परसेंटेज था वो कम था। आज के समय में वो परसेंटेज बढ़ गया है। इसका मतलब वाइफ यानी फीमेल साइड भी बहुत अवेयर हो गए हैं अपने राइट के बारे में। पहले कोई भी प्रताड़ना होती थी तो चुपचाप उस प्रताड़ना को सह लिया जाता था, सामाजिक लोकलाज की वजह से उस विषय को आगे नहीं बढ़ाया जाता था। लेकिन आज के समय में जब शिक्षा का उच्च स्तर है, आज के समय में अगर पुरुष शिक्षित हैं तो महिलाएं भी शिक्षित हैं, अगर पुरुष जॉब में हैं तो महिलाएं भी जॉब में हैं, अगर पुरुष देश को या समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं तो महिलाएं भी देश को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर इक्वलिटी की बात हम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है इक्वलिटी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समानता का अधिकार होना चाहिए। तो जब समानता का अधिकार मिला तो समानता के अधिकार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जब जानकारी हुई, तो जानकारी होने के बाद डाइवोर्स की स्थितियां आना स्वाभाविक है। और साथ ही साथ जो हमारे साथ में आज के समय सोशल मीडिया है, ये भी इस तरह के केसेस को बढ़ावा देने में बहुत सहयोग करता है, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है, जो हमें सुनाई देता है और जिस चीज़ को हम बोलते हैं, इन तीनों जो हमारे 3 सेंसेस हैं, इन तीनों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता जा रहा है, क्योंकि हम अपने गैजेट के माध्यम से आज के समाज को देख लेते हैं। हमें जो बोलना है वो हम त्वरित उसका रिप्लाई दे देते हैं, जो हम सुनते हैं उसका रिएक्शन भी देखिए तुरंत आता है, पहले वो रिएक्शन भी कम आता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं डाइवोर्स की स्टेज तक जाती हैं, यानी तलाक की परिणति में चली जाती हैं। और जो दोनों पक्षों के बीच का सामंजस्य है, वो सामंजस्य अब बिखरता जा रहा है, वो सामंजस्य बनने की जगह बिखरता जा रहा है। अब सामंजस्य भी नहीं रहता है पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में, जिसकी वजह से डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप मैट्रिमोनियल अगर मैटर्स की बात करते हैं, फैमिली कोर्ट्स में जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा इतने सारे डाइवोर्स के केसेस छोटे छोटे इशूज़ पर फाइल हो जाते हैं कि घरेलू बातों जहाँ पर कोई विवाद का औचित्य नहीं होता था, उन औचित्य को आधार बना के डाइवोर्स के केस फाइल होते हैं। तो सामान्य तौर पर अवेयरनेस जो है, उस अवेयरनेस को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है आज के समय में। बिल्कुल साफ तौर पर। और बड़े ही देखिए, वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आपने हमारे सवालों का जवाब दिया है। तलाक से जुड़े आगे के और सवालों को भी हम जानेंगे, उनका भी जवाब वकील साहब से लेंगे। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में एक बार फिर से हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में कमलकांत दुबे जी हैं, एक दर्शक हैं, जुड़े हुए हैं। कमलकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी, अपना सवाल करें। हमारी बच्ची की शादी 22 फरवरी को किया था जी।
बताएं। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूरा करिए। हाँ, तो जिस लड़के से शादी हुई थी वो लड़का किसी लड़की से कांटेक्ट किया था। उनके माँ बाप ने धोखे से शादी किया। हमारी लड़की को उसी दिन से मारना पीटना चालू किया। 15 दिन बाद जब बोला कि 2 बजे रात को घर से निकाल दिया और वो कहीं जंगल में ले जाने लगा, तो लड़की रोने लगी, बोली मैं सुबह 6 बजे आपके घर से चली जाऊंगी। हमको फोन किया, हम अपने भाइयों के साथ गए, लड़की को ले आए, मारा पीटा बहुत था। पुलिस चौकी में लेके गए तो पुलिस वालों ने कंप्लेन नहीं लिखा, बोला कि जहाँ मारी गई है वहाँ जाके कंप्लेन लिखाओ। वहाँ पे जाके कंप्लेन FIR करना चाहा, लोग FIR किए नहीं। एनसी होती है, ये कैंसी किए। एनसी करने पर हमने एक वकील से कंसल्ट किया। वकील ने कहा तुम लड़ोगे झड़ोगे तो बड़ा टाइम जाएगा, लफड़ा था। बाद में दूसरे वकील से मिला तो दूसरे वकील ने बोला कि एप्लीकेशन दिया, बोला जाके कमिश्नर के ऑफिस में छापा मरवा के आओ। छापा मरवा के आया तो वकील ने 4-5 कागज पर साइन लेके लड़की का अंधेरी, बॉम्बे एक अंधेरी जगह है, उसी कोर्ट में वो कागज जमा किया है। 1.5 महीना हो गया, कुछ बताता भी नहीं है क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है। देखिए दुबे जी, आपकी जो बेटी को प्रताड़ना दी गई है उसके लिए आपने FIR करने का जो प्रोसेस किया है उस प्रोसेस को अपने एडवोकेट से बोलिए कोर्ट में सेक्शन 156 सब क्लास 3 CRPC के प्रोविज़न में एप्लीकेशन दें। और अगर अंधेरी कोर्ट में, जो अंधेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैं वहाँ भी अपीयर हुआ हूँ, मुझे आइडिया है उस कोर्ट का, तो आप अगर वहाँ पे 156 सब क्लास 3 में एप्लीकेशन दिलवाते हैं 156(3) CRPC में, तो उस एप्लीकेशन पे कोर्ट तुरंत आदेश करती है इस तरह की घटनाओं पे FIR दर्ज करने का। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मारा पीटा था, प्रताड़ित किया गया था, साथ ही साथ उनको जान से मारने की नीयत से ले जाया जा रहा था और वो किसी तरीके से जान बचा के सुबह आपके पास आ सकी। तो ये आपने अगर सही तरीके से एप्लीकेशन में लिखा होगा, मतलब अगर वो जंगल की तरफ आपका कहना है ले जा रहे थे और उनको जान से मारने की नीयत से ले जा रहे थे, तो निश्चित रूप से जो धाराएं हैं वो गंभीर हो जाएंगी। और सामान्य तौर पर मारपीट हुई, मारपीट में कुछ इंजरी भी आई, इंजरी का मतलब कहीं थोड़ा सा ब्लड आया या चोट आई, तो सामान्य तौर पर इसमें सेक्शन लगेंगे और नॉर्मल सेक्शंस होंगे। तो आपको जो आपकी घटना है, जो आपका ऑकरेंस है, उसको थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करिए प्रॉपरली। और जो घटना है उस घटना पे आपके मैक्सिमम सेक्शन क्या बनते हैं ये अपने एडवोकेट से आप डिस्कस करिए। आप उनसे जो एप्लीकेशन आपने कोर्ट में दी उस एप्लीकेशन की कॉपी ले लीजिए और कॉपी लेने के साथ ही उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे आप पढ़ के बताइएगा कि उसमें क्या कंटेंट्स लिखे हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर ओपिनियन दे पाऊंगा कि आपकी एप्लीकेशन पे हीनियस सेक्शन कोई बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी गंभीर कोई मुकदमा बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि सिचुएशन जो है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब तक आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया जाएगा तब तक आपकी बेटी के हस्बैंड हैं उन लोगों को उसका किए गए कार्य का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ शादी के बाद की जो सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस में जो मीडिएशन होता है उस मीडिएशन में एक बार आप कोशिश करिए कि उनके रिश्ते पूर्वत हो जाएं, यानी हस्बैंड वाइफ के रूप में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी बेटी की तरफ से आप लीगल प्रोसीडिंग्स जो कर सकते हैं वो सब करिए, जिससे आपको एक बैठ के डिस्कशन करने का या सेटल करने का मौका मिले। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भी उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। आपकी जो घटना हुई उस घटना पर अगर FIR नहीं हो रही तो आप चीफ मिनिस्टर पोर्टल पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट करा दीजिए, उस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करा दीजिए। और उस ऑनलाइन कंप्लेंट के रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस के पास जांच आती है, पुलिस से आप मिल के सारे स्टेटमेंट देके उनके खिलाफ आप FIR रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो आपको इन सारे प्रोसेस को करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे तो आप जो एप्लीकेशन दी है उसको लेके नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे साथ डिस्कस करिएगा, तो मैं आपको निश्चित रूप से और प्रॉपर वे में ओपिनियन देके आपकी मदद कर पाऊंगा। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कमलकांत जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे अपने सवालों को हम बढ़ाते हैं। हम तलाक को लेकर बात कर रहे थे वकील साहब। तलाक जब होता है तो ऐसे कई मामलों में होता है जब लोगों के बच्चे भी होते हैं। अब ऐसे मामलों में बच्चों की कस्टडी को लेकर पिता के क्या अधिकार हैं? क्योंकि आमतौर पर बच्चों के पालन पोषण के लिए अगर वो छोटे हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ शायद बेहतर चीज़ें कर सकती हैं और कोर्ट का भी रुख मामलों में उनकी ओर ही रहता है। लेकिन अगर कोई पिता चाहता है तो पिता के क्या अधिकार हैं? देखिए, गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में
माँ के पास में 5 ईयर तक चाइल्ड को रहना ही होता है, ये कंपलसरी लॉ है। यानी बच्चा 5 ईयर की एज तक माँ के पास रहेगा, उस एज तक फादर को लेने का राइट नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि उससे ज़्यादा एज है चाइल्ड की और कोर्ट में, क्योंकि इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू भी अभी आया कि एक केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया, उसमें फादर ने अपने चाइल्ड को कस्टडी में लेने के लिए पिटीशन फाइल की, उनको लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स रखे। वहाँ पे बच्चा जो 10-11 साल का था, उस बच्चे का ओपिनियन कोर्ट ने कंसीडर किया। कोर्ट के समक्ष बच्चे ने अपने जो बात कही, उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने कहा कि मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। तो कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए माँ के साथ रहने का आदेश पारित किया। लेकिन जो एक सेकेंड केस है, जिस केस में फादर द्वारा अपने कंटेंट्स को प्रेजेंट करते हुए बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर देने के साथ, बच्चे की परवरिश अच्छी करने के साथ, उन कंटेंट्स को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग प्रूफ करने की बात जब ऑनरेबल कोर्ट में कही गई, तो ऑनरेबल कोर्ट ने फादर के फेवर में भी जजमेंट दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही व्यू फादर के फेवर में भी, और वो व्यू जो है फादर के फेवर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि यदि फादर चाइल्ड को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा जीवन यापन करने का सहयोग कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो चाइल्ड है उसकी ओपिनियन यदि फादर के साथ रहने की है, तो फादर को उस बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है। अब यहाँ पे जब फादर को कस्टडी दी जा सकती है, तो कोर्ट ने जिन कंटेंट्स को कंसीडर किया, उन कंटेंट्स में चाइल्ड की बेटर वेलनेस, उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में उसकी शिक्षा, उसके भरण पोषण, उसका जीवन यापन, इन सब में फादर को कैपेबल पाया गया। वहाँ पर माँ की यानी मदर की इनकम ना होने की वजह से, मदर के द्वारा जो सपोर्ट किया जाना चाइल्ड को, वो प्रॉपर ना होने की वजह से कोर्ट का व्यू फादर के फेवर में आया। तो बैलेंसिंग ऑर्डर्स हैं, कई अलग डिफरेंट व्यूज़ हैं ऑनरेबल कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग मदर और फादर के पास किन कंडीशंस में चाइल्ड को रहना चाहिए, उसके लिए सेटल्ड लॉ है। बिल्कुल, आपने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया कि आखिर किस तरीके से पिता को कितने अधिकार मिलते हैं और कितने वक्त तक बच्चे की कस्टडी का अधिकार माँ को है। आगे बढ़ेंगे इन सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है नीरज जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका, बताएं। नमस्कार जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल बताएं। हाँ जी, मैं कह रहा था कि मेरे ना साले की शादी 3 साल पहले, जो उसकी वाइफ अभी आई है ना, जो उसके साथ में रहती है, कि वो ना लड़ती है, झगड़ती है, चिल्लाती है, गालियां बकती है, बल्कि उसकी मम्मी को भी, मतलब मेरी उनकी मम्मी को भी गाली वगैरह बकती है। हमने क्या किया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब हमारे सामने तो बकती नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग हमें सारी, मतलब हमने रिकॉर्डिंग कर ली, हमें सब पता लग गया। अब वो कहती मैं डिवोर्स ले लूंगी, चली जाऊंगी। वो कई दिन चली जाती है बाहर, और फिर वापस आ जाती है, फिर उसको बुलाती है कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। ठीक। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। और एक चीज और, वो चोरी भी करती है, हमने बल्कि वो भी कैच चल रही है। देखिए, अभी जो आपने सिचुएशंस बताएं, वो फैमिली में माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं, ओपिनियन को लेकर के, वर्क को लेकर के, परिवार को चलाने को लेकर के, तो उसकी वजह से इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। लेकिन आपने जो रिकॉर्डिंग की है, उस रिकॉर्डिंग से उस लेडी के ऊपर एक प्रेशर जरूर बना होगा कि मेरे अगेंस्ट के एविडेंस आपके पास रिकॉर्डेड हैं। अब जो उनका व्यवहार है, वो व्यवहार, और परिवार में जैसा कि आपने कहा कि उनके द्वारा थेफ्ट भी कोई किया गया या न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है, मदर और फादर को भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज, फॉल्स लैंग्वेज, उनके साथ में व्यवहार गलत, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि आपका पारिवारिक जीवन, जो दाम्पत्य जीवन है आपके ब्रदर इन लॉ का, वो आगे बहुत अच्छे से चल सकता है। और डाइवोर्स लेने के लिए यदि वाइफ उनकी खुद ही कह रही हैं,
दैट मीन्स उनका अपना माइंड सेट हो गया होगा कि मुझे डाइवोर्स लेना है। अब यहाँ पे डाइवोर्स पिटीशन अगर वो फाइल करती हैं तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है या कम बनती है, और डाइवोर्स पिटीशन अगर आप फाइल करते हो तो लाइबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा बनती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेट करना चाहिए, और उनके इस जो उनका बिहेव है उस बिहेव के लिए आपको निश्चित रूप से प्रायर इंटीमेशन जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको आपको प्रायर इंटीमेशन रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज देनी चाहिए, जिससे कि उनके समक्ष आप द्वारा अपने डिफेंस में प्रोसीडिंग की गई है इसका रिकॉर्ड आपके पास रहे। या आप इससे एक स्टेप आगे की बात भी कर सकते हैं, आप सीएम पोर्टल पे भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसमें आप अपने जो हाउस की सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस को आप मेंशन करते हुए डिफेंस की बात कर सकते हैं कि इनके द्वारा कभी भी कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें हमको बचत हो जाए। अब आप उसको विदा करा के लाएं या ना लाएं, ये आपका अपना सेल्फ का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी जो उसका व्यवहार बताया, यानी जो मैम का जो आपने बिहेव बताया, वो बिहेव आपके परिवार में एडजस्टमेंट नहीं हो पाने जैसा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप लेके आएंगे तो फिर इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट होंगे, और नहीं लेके आते हैं तो उनके द्वारा आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी मुझे ले जाइए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करनी है, यानी विदा कराने के लिए उनको लाना है तो सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करनी है, विदाई का मुकदमा आपको दाखिल करना है, और उस मुकदमे में आप उनसे रिटन में सारी कंसेंट ले लीजिए कि आप मेरे पास आके रहेंगे तो आपको इन कंडीशंस में रहना होगा, आप इन शर्तों का पालन करेंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। कभी कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कभी भी अपना बैड बिहेव नहीं करेंगे, आप जो घर में रहेंगे उसके बाद कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ना ही कोई एफआईआर वगैरह इस तरह के आप कराएंगे। तो जो भी कंटेंट्स आपके हों उन कंटेंट्स का, यानी सुलह के लिए जो शर्तें हैं उनको आप कोर्ट में यदि उनके स्टेटमेंट के माध्यम से नोट करा के फिर लेके आते हैं तो आपका डिफेंस स्ट्रांग होगा। तो हमें उम्मीद है नीरज जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, अपने सवालों को आगे बढ़ाएंगे। एक बच्चों की कस्टडी को लेकर सवाल था, उस पर हमने जाना, लेकिन बच्चों की कस्टडी के लिए कोई नियम होते हैं क्या, अगर बच्चा बालिग है खास तौर पर तब? देखिए, अगर चाइल्ड मेजर हो गया है, यानी बच्चा बड़ा हो गया है, और मेजर हो जाने के बाद तो उनका अपना डिसीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, उनका अपना डिसीजन ही उनकी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन जो बच्चा चाइल्ड था और चाइल्ड से कुछ बड़ा हुआ, यानी वो जो बाल अवस्था है उस बाल अवस्था से थोड़ा सा बड़ा होके वो एडल्ट होने जा रहा है, वो एज ग्रुप जो होता है 14 साल से लेके 18 साल के बीच में, यानी 14 ईयर टू 18 ईयर, वो जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में जो भी चाइल्ड है उस चाइल्ड की कंसेंट को कंसीडर किया जाता है। बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, अगर कोर्ट के समझ उसका व्यू ये आता है कि मुझे मदर के साथ रहने में सुविधा है, यानी मदर के साथ रहने में हम कंफर्टेबल हैं, तो मदर के लिए वो रहने का डायरेक्शन कोर्ट से पा सकता है। और अगर चाइल्ड को ये लगता है कि मुझे फादर के साथ रहने में कंफर्ट है, तो निश्चित रूप से कोर्ट से उनको फादर के साथ रहने का कंफर्ट जोन मिल सकता है। तो दोनों परिस्थितियों में जो बच्चे की कंसेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेंट अगर नहीं है बच्चे की तो उस सिचुएशन में दूसरा पक्ष चाहकर भी बच्चे को अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकता है। तो कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे लॉ हैं, उन लॉ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कंसेंट को महत्ता दी गई है। बिल्कुल साफ तौर पर। तो देखिए, बच्चों को लेकर हमने बात की, लेकिन संपत्ति को लेकर भी कई सारे लोगों ने सवाल किया है कि अगर तलाक होता है तब जब अगर उसके बाद कोई व्यक्ति वसीयत बनाना चाहता है तब भी क्या तलाकशुदा पत्नी या जो बच्चे हैं क्या उनका कोई अधिकार होता है उस संपत्ति पर? देखिए, किसी के द्वारा प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड किया गया है, सेल्फ परचेज किया गया है, और उसके लिए जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो भी उनके द्वारा अब ओन मनी से पे किया गया है। तो इस सिचुएशन में राइट जो हैं वो हस्बैंड के स्ट्रांग हैं। अब जब राइट उनके स्ट्रांग है तो उस प्रॉपर्टी को वो किसी को भी देना चाहते हैं तो बाय द विल
वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि उनकी डेथ के बाद प्रभाव में आएगी। या बाय द गिफ्ट डेड वो अपने जीवन काल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसको सेल कर सकते हैं, या जो ट्रांसफ़र करने के अलग अलग फॉर्मेट हैं, उन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस के लाइट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है उसके लिए मैंने लॉ बताया, लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर पेरेंटियल प्रॉपर्टी है यानी पुश्तैनी संपत्ति है और उसमें हस्बैंड चाहता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे वाइफ को या मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिले, तो वहाँ पर उनको उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के राइट नहीं होते हैं। वहाँ पे अगर चाइल्ड चाहता है, बच्चा चाहता है, तो वो उस प्रॉपर्टी पे अपने राइट को क्लेम करने के लिए सिविल सूट फाइल करके इंजंक्शन का रिलीफ भी ले सकता है। तो यहाँ पे पेरेंटियल प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दोनों के लिए जो कानून है वो डिफरेंट है, जिस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब डाइवोर्स, अगर किसी वाइफ ने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है, अब ऐसी सिचुएशन में वाइफ का अगर डाइवोर्स हो गया है और हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी को नहीं देना चाहता है, तो वहाँ पे वाइफ को उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए यदि उसने कोई कंसिडरेशन में कंट्रीब्यूशन किया है तो निश्चित रूप से उनको कोर्ट में इस बात को प्रूफ करके अपने राइट को लेने का अधिकार है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो वो राइट उनको नहीं मिलता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लॉ का बिल्कुल क्लियर है कि वाइफ, हस्बैंड, उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, उस पर राइट, पेरेंटियल प्रॉपर्टी पे बच्चों का राइट, इन सब के लिए जो सिविल कोर्ट का फोरम है उस सिविल कोर्ट के फोरम में ही रिलीफ लिया जा सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नोएडा से अजय कुमार जी हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? जय कुमार सिंह है और मुझे कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछनी है। जी बोलिए, अपना सवाल बताएं। जी अजय जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल बताइए। जी, मेरा नाम जय कुमार सिंह है। मैं माफ कीजिएगा जो जय जी, अपना फ्लैट बुक किया था 2012 में तो कामना बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और मैंने करीब 20 लाख रुपए दे चुका हूँ। तो उसमें से वो 2012 के बाद 2016 के बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। जी जी जय जी, अपना सवाल पूरा करिए। जी, तो उसके बाद से 2016 के बाद उन्होंने काम बंद कर दिया और उसके बाद से भागने लगे। तो हम लोगों ने काफी केस किए, EOW वगैरह में गए थे। तो वो दोनों डायरेक्टर तो जेल में है। बाद में डायरेक्टर के जानने वाले जो कर रहे थे वो काम, वो चले गए NCLT में, और उसके NCLT में जाने के बाद वहां भी 2-3 साल के चलो रिजोल्यूशन अप्रूव्ड हो गया। उसमें यह है कि पर बायर को एडिशनल अप्रोक्स 1400 रुपए ज्यादा देना है पर स्क्वायर फीट, यानी मिनिमम जो है 10 लाख से लेकर 25 लाख तक एक्स्ट्रा देना है। रिजोल्यूशन पास भी, उसके बाद भी काम अभी तक नहीं हो रहा है और केस फिर भी NCLT में चल ही रहा है। करीब 700 बार है। इसी बीच में उसने जो पार्ट लैंड है 2.5 एकड़ वो बेच दिया मिलकर किसी और बिल्डर को। उस पर भी 200-300 लोगों ने अपना फ्लैट ऑलरेडी खरीद रखा है और उस पर दूसरा बिल्डर काम चालू कर दिया और रेरा ने भी उस पर रजिस्ट्रेशन दे दिया। तो हम लोग तो बीच में फंसे हुए हैं, ना पैसे मिल रहे हैं और ना ही फ्लैट मिल रहे हैं। और हम रिजोल्यूशन को भी अप्रूव कर चुके हैं कि चलिए हम 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट दे भी देंगे, फिर भी काम नहीं हो रहा है। हम लोग 12-13 साल से अटके पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए, आपने जिस प्रॉपर्टी को बुक कराया है उस प्रॉपर्टी को बुक कराने के बाद बिल्डर की तरफ से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि उन्होंने प्रॉपर्टी पर कमिटमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करा के आप लोगों को पोजीशन नहीं दिया। ऐसी स्थिति में NCLT में जो आपकी प्रोसीडिंग्स हैं उस प्रोसीडिंग्स में आपके लिए रिजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट होने के बाद तो ऐसा कोई आधार नहीं बनता है जिस आधार पर डिले हो। आपका जो NCLT में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आप उस प्लान को आप लोगों ने एक्सेप्टेंस दी है। ऐसी सिचुएशन में आप एक मिसलेनियस एप्लीकेशन वहाँ दे के उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर NCLT का जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके एक्सेप्टेंस के बाद भी एग्जीक्यूशन उसका नहीं हो पा रहा है तो आप उस ऑर्डर से एग्रीड हुए। उस ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद आप NCLT में भी उस ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए आपके पास अगर लीगल प्रॉपर फोरम नहीं है तो आप उस ऑर्डर से एग्रीड हुए
और ऑर्डर से अगर एब्डिप्ट हुए तो आप उसके अपीलेट अथॉरिटी के समझ जा सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो ईओडब्ल्यू की बात कही, ईओडब्ल्यू में फाइनेंशियल कोई भी ऐसा क्राइम किया गया जिसमें उनके द्वारा उनका बिल्डर्स का या उनके डायरेक्टर्स का, प्रोमोटर्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो आपका कहना है कि वो अरेस्ट होकर के जेल में हैं। उनके अरेस्ट होकर के जेल में जाने से आप लोगों की वर्किंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि एनसीएलटी ने स्पेसिफिक स्पीकिंग ऑर्डर करते हुए आप लोगों के रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्टेंस दे दी और उसको आप लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में जिसको ये लायबिलिटी दी गई है उसके द्वारा एग्जीक्यूट कराने की एप्लीकेशन आप देखें, एग्जीक्यूशन के लिए फोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी ये जो ड्यूरेशन है इतने सालों की, वो ड्यूरेशन कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जय जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम वसीयत को लेकर बात कर रहे थे वकील साहब की, वसीयत में किस तरीके से बच्चों को अधिकार मिल सकता है, लेकिन तलाक के बाद भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब परिवार की ओर से संपत्ति को लेकर या महिला की ओर से संपत्ति को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। तो ऐसे में महिला को कितने अधिकार मिले हुए हैं संपत्ति से जुड़े हुए, या सिर्फ भरण पोषण तक मामला सीमित रह जाता है? देखिए, वाइफ को यदि वाइफ ने का डाइवोर्स हो भी गया हस्बैंड से और उनकी कोई इनकम नहीं है और ना उन्होंने कोई सेकंड मैरिज की है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको अपना भरण पोषण का जो राशि है उसको पाने का अधिकार है, यानी मेंटेनेंस का जो अमाउंट है उसे पाने का अधिकार है। और यदि उनकी कहीं से कोई इनकम है, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है, तो फिर उनको मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। इस पर भी बहुत ही क्लियर लॉ है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि वाइफ ने मैरिज नहीं की है, उनकी इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो वो हस्बैंड से अपने मेंटेनेंस का क्लेम कंटिन्यू रख सकती हैं। आपका जो कहना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि वाइफ चाहें, उनका डाइवोर्स हो गया है और उसके बाद उनकी कोई इनकम नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर अपने राइट को कैसे क्लेम करेंगे। मेंटेनेंस उनको अगर मिल रहा है और प्रॉपर्टी हस्बैंड की सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, तो इस सिचुएशन में उनको उस प्रॉपर्टी पर राइट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि जॉइंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग मिल के जॉइंट प्रॉपर्टी को जॉइंटली परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद वाइफ और हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स हो जाता है। अब हस्बैंड कहते हैं हम प्रॉपर्टी आपको नहीं देंगे, तो यहाँ पर हस्बैंड का व्यू गलत है, क्योंकि वाइफ रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड में जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज में एज अ ऑनर उनका नाम मेंशन है। तो ऐसे सिचुएशन में वाइफ को उनके शेयर की प्रॉपर्टी का मिलना लाजमी है और वो लीगली पा सकते हैं। उसके लिए उन्हें कोर्ट में एक पार्टीशन सूट फाइल करना होता है। उस पार्टीशन सूट के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करा सकती हैं और उस प्रॉपर्टी के राइट को वो कोर्ट से इस्टेब्लिश करा सकती हैं, यानी बाय द डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है कि वाइफ का अपना जो राइट है वो राइट किस नेचर का है, उस नेचर पे उनको अपने लीगल राइट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और अगर उनके लीगल राइट मिलते हैं तो वो कोर्ट के किस फोरम से उनको लीगल राइट दिलाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और वकील साहब, कई ऐसे मामले भी तलाक के सामने आते हैं जब तलाक हो जाने के बाद भी महिलाएं जो हैं वो पति की संपत्ति पर दावा तो करती हैं, लेकिन अगर ऐसे मामले में पति की मृत्यु हो चुकी है, क्या तब भी उसके बाद वो दावा कर सकती हैं? पति की मृत्यु के बाद महिला ने दूसरी शादी कर ली, वो अपना एक अलग जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन पहले पति की संपत्ति पर क्या वो दावा कर सकती है? इसका हम जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, उनका जोड़ लेते हैं। सपना जी हमारे साथ में है कानपुर से। सपना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? जी हेलो जी बोलिए सपना जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल बताइए। जी 14 से मुकदमा चल रहा था मेरा, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक बार भी बुलाया नहीं, बुलाने का वो नहीं भेजा कागज, और मारपीट करके भगा दिया। साक्ष्य भी थे उसमें, व्हाट्सएप पे भी थे और लिख के भी उन्होंने मारपीट वो किया कि हम नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे। और उसके बाद तलाक करा हो गया, फिर उसके बाद ये स्टोर वो हमने करा दिया है। तो क्या उसमें है? हेलो जी, अपना सवाल पूरा करिए सपना जी। हाँ, क्या क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जानना कि ये उसमें क्या है, कि वो कुछ है उसमें, और उनके पिताजी जो है वो अपने मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, और उनके पापा जो है वो अपनी मदर की नौकरी करते थे और रखना भी नहीं चाहते थे, मारपीट करके
आपको सवाल समझ में आया? तो ऐसी परिस्थिति में सपना जी आप क्या चाहती हैं, आप क्या रिलीफ चाहती हैं, आप क्या प्रश्न है आपका वो बताइए आप। और पहले से भी उनके बीमारी चल रही थी, उनके पिताजी ने छुपाया था, वो हमने कोर्ट में लगाया नहीं है कागज जमीन। आप तो हम ये चाहते हैं हमको रहने की जगह या तो मिल जाए। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको रहने की जगह, आपके भरण पोषण के लिए आपको अमाउंट मिलता रहे और आपको अपना दाम्पत्य जीवन ठीक से चलाने के लिए सहयोग मिले। तो ऐसी परिस्थिति में आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत प्रोविज़न 18, 90, 20, 21 सेक्शन 12 के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। आपको परिवाद फाइल करना चाहिए, उसमें कोर्ट से अपने एंट्री मेंटेनेंस का केस की प्रोसीडिंग को आगे प्रोसीड करने का ये एक अमाउंट लेने का अधिकार है जो आप ले सकती हैं। साथ ही साथ उसमें जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रहने के लिए छत भी आपको मिलनी चाहिए। ये भी दायित्व हस्बैंड पर होता है जिसके लिए आपको कोर्ट से आदेश कराना पड़ता है। ये पिटीशन अगर आप कोर्ट में फाइल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाता है। बिल्कुल। तो सपना जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो वकील आपका में हमने आज तलाक के मामलों को लेकर विस्तार से बातचीत की। कई ऐसे सवाल थे जो दर्शकों की ओर से आए थे, उनका जवाब भी हमने वकील साहब से लिया। वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।